कम से कम 4 से 5 एमसीक्यू आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से एग्जाम में देखने मिल जाता है। सो अगर आपने वीडियो मिस किया तो समझ जाइए कम से कम आपने अपना 4 से 6 मार्क जो है मिस कर दोगे आपके एग्जाम में। तो इसलिए इस वीडियो को हमें स्टार्ट टू एंड तक देखना है, हर एक एमसीक्यू को अच्छे से ढंग से समझ के लेना है, क्योंकि या तो ऐसे ही एमसीक्यू पूछेंगे या तो इसके जैसे ही कोई ना कोई एमसीक्यू थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीएमए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 3 का ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप के जितने भी एमसीक्यूज अब तक पिछले सालों में आए हुए हैं वो सारे हम करेंगे। और इतना ही नहीं, ये एमसीक्यूज आपका फाउंडेशन एज वेल एज इंटर ग्रुप 1 में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि 2 मार्क का वेटेज यहाँ पे 2 मार्क का वेटेज वहां भी है पर एमसीक्यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है जून 2009 में पूछा गया था। एमसीक्यू है एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अक्रूड मींस, इसमें एक्सपेंसेस पे तो किया है बट अब तक वो हुआ नहीं है। एक्सपेंसेस हमने पेड तो कर दिया बट अब तक वो अक्रूड मतलब वो अब तक हुआ नहीं है, खर्चा नहीं हुआ, हमने पहले ही पे कर दिया। बोलो बोलो क्या बोलते हो उसको सर, हमने पहले ही पे कर दिया। इट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंस अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। और यहाँ पे आपको देखो बी वाला आंसर दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एक्स्ट्रा पे किया है सर। ओके, नेटवर्थ। देखिए नेटवर्थ होता क्या है, पहले इस चीज को समझिए। नेटवर्थ मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जितने भी हमारे पास हमारा खुद का पैसा होता है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा होता है, किसके रूप में, कैपिटल के रूप में सर, उसी को बोलते हैं एक तरह का नेटवर्थ। मतलब ओनर्स फंड इज इक्वल टू आई कैन से वन काइंड ऑफ नेटवर्थ सर। वो कैसे निकलता है याद कीजिए सर, टोटल एसेट में जब टोटल लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें नेट वर्थ या कैपिटल मिल जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कैपिटल वर्ड को डिनोट किया नेटवर्थ के साथ, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ। तो सर मैंने कहा टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करने के बाद ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा प्रॉपर आंसर है। ध्यान रखना यह है कि मैंने हमेशा कहा है एमसीक्यू की दुनिया में आपको 2 पसंद आएगी, दोनों में से हमें एप्रोप्रिएट सही सही आंसर सिलेक्ट करना होगा, एक सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सर टोटल एसेट लेस आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस करने के हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेट वर्थ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जब हमारा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो उसके वजह से क्या होगा, समझिए कॉन्सेप्ट को। सर ये हमारा मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट अगर इंक्रीज होगा तो, बट ऑब्वियसली सर मुझे मालूम है ये होने से कि किधर गया, छुप गया अपने पीछे, देखो ये वाला सर ट्रेडिंग अकाउंट है। जब तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा मतलब खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कम तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी कम होगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है इंक्रीज इन ग्रॉस नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है एंड नेट प्रॉफिट, डेफिनेटली चांस ही नहीं है सर। आपका जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ा मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों डिक्रीज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। रिडक्शन इन द ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, हाँ सर ये हो सकता है रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो कम होगा जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ में वर्ड क्या दिया है, इंक्रीज इन नेट, नॉट सर, नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों भी डिक्रीज होगा, ऑडिट दोनों भी डिक्रीज होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। नो इफेक्ट नॉट इफेक्ट नहीं, ऐसा थोड़ा ना यार, जब इसमें इफेक्ट पड़ेगा तो आपका यही जीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, जीपी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट लॉस के वजह से आपका नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन है। तो बचा क्या, नन ऑफ दी अबव, क्या बचेगा सर, नन ऑफ दी अबव, चारों में से तीनों में से कोई भी, थर्ड का आंसर बनेगा D1, D1। पहुंच गए हम फोर्थ की तरफ। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया है 30,000 का, क्लोजिंग कैपिटल दिया है 15,000 का, साल भर में नुकसान जो लॉस हुआ है, दिल को दर्द हुआ है सर, वो है 8,000 का, और ड्राइंग किया है 7,000 का। वी हैव टू नो अबाउट द एडिशनल कैपिटल, हमें पता करना है सर कि एडिशनल कैपिटल कितना है, कैसे निकालोगे। सिंपल सा तरीका बात, हमें जब ऐसा कोई कैपिटल के बारे में डेटा को दे दे, आप एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्या बना दोगे, कैपिटल अकाउंट बना दोगे सर। अब देखिए आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, कैपिटल मतलब सर लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट की क्रेडिट, तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसलिए जो ओपनिंग कैपिटल है 30,000 आपका क्रेडिट में ओपन हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल, अरे सर ताथैया था, मतलब ओपनिंग अगर क्रेडिट में तो क्लोजिंग कहां होना चाहिए, डेबिट में, और डेबिट में क्लोजिंग कितना है सर, 15,000 है। आपको लॉस हुआ, दिल को दर्द हुआ है। याद कीजिए जो नेट प्रॉफिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं,
तो लॉस होगा तो कहाँ आएगा सर, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा। तो लॉस कितना है सर, लॉस है अपना 15,000, नहीं 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 नहीं, तो लॉस है अपना 8,000। फिर ड्राइंग, और ड्राइंग में सर डेबिट में ही आता जो है 7,000। हमें क्या जानना है, एडिशनल कैपिटल जानना है, और एडिशनल कैपिटल कितना आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए, जो मिल जाएगा बैलेंस शीट फिगर। कीजिए प्लस माइनस कीजिए, तो ये 15 आई, एक मिनट, 7 8 15 15 15 30 30 और ये भी 30, मतलब कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है। देखो ना, आप इसको प्लस कीजिए 30 आएगा, वही 30 यहाँ लिखोगे, 30 में 30 माइनस किया तो बचा कितना, एल नील। सर आंसर है नील, दैट इज 4 का ए वाला आंसर बनेगा, 4 का ए वाला आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, फिफ्थ वाला, ऑन परचेस ऑफ गुड्स ऑन द परचेस ऑफ 10,000, हमने 10 सारा गुड्स खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% जीएसटी है। तो पहले पता करो कि टोटल परचेस का अमाउंट कितना हो रहा है, उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, 10% माइनस कर देंगे, हमें हमारा एंट्री, हमारा अमाउंट मिल जाएगा परचेस का कितना होगा। देखिए कैलकुलेटर लीजिए, 10,000 टाइप कीजिए उस पर, 10,000 प्लस उसका 5% जीएसटी, तो ये होगा 10,500 रुपए। अब इसमें से उन्होंने बोला है कि 10% डिस्काउंट माइनस करो, तो माइनस 10% कर देंगे तो मिल जाएगा 9450। तो 9450 आंसर, दैट इज 5 का सी तुम्हारा आंसर बनेगा। मतलब 25 का अमाउंट प्लस जीएसटी का अमाउंट माइनस हमारा क्या, 10% डिस्काउंट। ठीक है, 6 पे आ जाते हैं सर, गुड्स कॉस्टिंग 1000 का है, हमने 1000 का गुड्स का, इसका सेल प्राइस 1200 का है, वो हम यूज कर रहे हैं हमारे फर्नीचर के लिए, तो कितने से क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा सर, ये तो सिंपल है, परचेस की बातें हो रही है, तो परचेस मतलब एक ही ऑप्शन ही है तुम्हारे पास। देखो ना, हमने खरीदा है 1000 रुपए का ना, तो खरीदने वाले अमाउंट से देखना आपको, वो बिकिया कितने में जान दो, बात की बात है, आपने परचेस कितने में किया है 1000 रुपए का, तो उसी अमाउंट का आप यूज कर रहे हो, तो यह परचेस अकाउंट जो है 1000 रुपए से आएगा, दैट इज सी आंसर आएगा, सी। डायरेक्ट परचेस अमाउंट देखना है आपको, तो परचेस अमाउंट कितने का, 1000 रुपए का सर। ठीक है, 7 पे आ जाइए, 7 पे आ जाइए। हाँ, सेल किया है 3 लाख का, प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5 लाख का है, परचेस अपना 1 लाख का, क्लोजिंग इन्वेंट्री में जानना है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्लाई करता है, 1/3 1/3 करके इक्वल दबाइए, आपको 0.33 आएगा, मतलब ये 33.33 वाला कॉन्सेप्ट है। तो सर 33.33% हमारा प्रॉफिट है, ये ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, तो सेल कितना हो गया 133.33। हमें हमारा सेल का अमाउंट दे के रखा है, जो कि दिख रहा है आप लोगों को ना, जो कि हमारा कितना सर 3 लाख का सेल अमाउंट है, 3 लाख का सेल अमाउंट है। अब आप क्या इसका कॉस्ट अमाउंट निकाल सकते हो, डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं सर। हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 133.33 इक्वल, तो ये आ रहा है 2,25,000। समझना कॉन्सेप्ट प्लीज, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ सर, हमें निकालना है क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब सर कॉस्ट वैल्यू में देखना होता है, मैं मालूम है मेरा सेल वैल्यू, मुझे मालूम है, मुझे मेरा प्रॉफिट अमाउंट मालूम है, तो मुझे पहले मैंने क्या किया, इस सेल अमाउंट को मैंने कॉस्ट में कन्वर्ट किया, कि मैंने बेचा कितने का है, मैंने बेचा कितने का है, तो सर मैंने 2,25,000 कॉस्ट वैल्यू का सामान बेच दिया है 3 लाख में। सिंपल सा 2,25,000 कॉस्ट वैल्यू सोल्ड हुआ है, मेरे पास कितने का गुड्स अवेलेबल था फॉर दिस सेल, 5 लाख, 5 लाख का सामान अवेलेबल था बेचने के लिए, जिसमें से हमने 2,25,000 का सामान 3 लाख में बेच दिया है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट देखो, हमारे पास इतने का सामान था, हमने इतने का सोल्ड किया, जो डिफरेंस रहेगा वो हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, दैट मींस माइनस 5 लाख कर दोगे तो आपको 2,75,000 का क्लोजिंग अभी भी दिख जाएगा, दैट इज 7 का तुम्हारा सी आंसर बनेगा। इज दैट क्लियर? और से समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मैंने सेल भले 3 लाख किया, बट 3 लाख का कॉस्ट वैल्यू कितना था, 2,25,000, मेरे पास था 5 लाख का, 5 में 2,25,000 करके भेज दिया, तो बचा कितना, जो भी बचा रहेगा तो बस अभी भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ रहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हम लगभग आज के 54 क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे मैक्स 50 मिनट के अंदर पूरा एमसीक्यूज खत्म करने के लिए, बट बस आपको सपोर्ट चाहिए कि फटाफट कैलकुलेटर लेके बैठे रहो और कैलकुलेशन मेरे साथ में करते रहो, तो आपका दिमाग चलेगा, जो एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बड़े प्यारा सा न्यारा सा क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंस आर शो, बताइए यार प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखे जाते हैं, हमने एक्स्ट्रा पे किया, आपने इतना मान लो ना कि आप लोग आए और इंटरमीडिएट का फीस मुझे आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, सोचो फाउंडेशन क्लियर हुआ नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने मुझे इंटरमीडिएट का फीस दे दिया, तो वो पैसा आप लोग के लिए क्या कहलाएगा, आप लोग के लिए सर एक तरह का एसेट्स कहलाएगा। और यहाँ क्या है, क्या कुछ ऐसा सर, हाँ एसेट्स का पार्ट है ना सर, लोन एंड एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, हमने एक तरह का एडवांस दे दिया सर, क्या कर दिया हमने, एक तरह का एडवांस कर दिया, क्या कर दिया हमने, एक तरह का एडवांस कर दिया है। तो यस सर आंसर आएगा 8 का बी वाला, 8 का बी वाला। नाइन्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सी वाली हिस्से, कौन सी वाली चीजें रिकॉर्ड होती है सर,
वेजेस पेड तो नहीं, वेजेस पेड प्रॉफिट लॉस में आता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस आता है लाइब्रेरी में आता है। वेजेस डेटेड फॉर स्ट्राइक ये भी नहीं आता। वेजेस नॉट ड्यू नहीं सर, ये वाला आता है सिर्फ। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होता है ये वाला रिकॉर्ड होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में। तो इन्होंने सिंपल से बोला है बैलेंस शीट में क्या आता है सर? बैलेंस शीट में मतलब लाइब्रेरी एसेट दोनों कवर होता है, मतलब यस सर आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, 9 का बी वाला आंसर बन जाएगा। 10th में आते हैं, which all of the following is appropriation of profit। appropriation of profit का मतलब होता है प्रॉफिट को डिवाइड करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये सब जो है आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं आता सर, ये हमने बस प्रॉफिट से अलग करके रखते हैं। ये एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन सिंपल सर जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में। तो सर इसमें आंसर आएगा D1। D1 आंसर इज नॉन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बैलेंस शीट शो, बैलेंस शीट क्या शो करता है सर? आपको पता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जो होता है पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट और लॉस बताता है, और बैलेंस शीट जो होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन में 11 का ए और 11 का बी दोनों भी आंसर दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस देखते देखो यहाँ पे। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एज ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड। बताइए क्या आंसर बनना चाहिए, बताइए क्या आंसर बनना चाहिए? एज ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर। अब इसको याद कैसे रखने का? याद कीजिए प्रॉफिट लॉस में हेडिंग लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट कैटेगरी लिखते हैं एज ऑन, एज ऑन। मतलब सर ये इसका आंसर रहेगा बी वाला कि फाइनेंशियल पोजीशन बताता बिजनेस का उस दिन के बारे में, पर्टिकुलर डेट पे। सर आंसर रहेगा B1 11 का। ध्यान रखना बड़ाई एज और फॉर में फर्क डिफरेंस दे दिया इन लोगों ने, और इसी से आपका 2 मार्क्स डिफाइन हो जाएगा कि आपको मिलेगा कि आप गवाओगे। ओके आगे बढ़ते हैं। 12th वाला सर, 12th वाला, 12th वाला बढ़ते हैं अभी। ओके सेल किया हमने 1,80,000 का, परचेस किया हमने 11,90 का, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 50% भी दिया, हमें क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। एक प्यारा सा हम ट्रेडिंग बना देते हैं। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ सरका लेते। अब दिख रहा है? बोलो हाँ। हाँ हाँ कैसे बोलोगे? वीडियो को लाइक करके। कैसे बोलोगे? वीडियो को लाइक करके। और तुमको अगर वीडियो समझ रहा है तो यार तुम अकेले फायदा नहीं उठाने का, अपने सारे सीए में फाउंडेशन इंटरमीडिएट ग्रुप 1 सारे फ्रेंड का फॉरवर्ड करो, सारे ग्रुप में भेज दो कि भाई ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कम से कम 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं? बराबर ना? बराबर ना? इस बात को कर दो लाइक, कर दो लाइक। और पहली बार अगर इस चैनल पे तो आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले वीडियो तुमसे मिस ना हो और तुम्हारे मार्क्स भी। ओके देखिए हमें सर सेल्स दिया है वो है 1 2 3 4 5, दैट इज सर 18 लाख। ओ बड़ा अमाउंट है। परचेस है 11,90,000। ओपनिंग स्टॉक भी दिया है 3,30,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया 50% ऑन कॉस्ट है, 50% ऑन कॉस्ट है। तो मैं काम करता हूँ सीधे फॉलो करता हूँ ये वाला आईपी इज इक्वल टू सेल प्लस कॉस्ट, सेल प्लस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मोस्टली मैं यही वाला फॉलो करता हूँ ताकि इससे काम इजी हो जाता है और हर जगह पे ये काम देता है अपने को सर, है कि नहीं? तो प्रॉफिट दिया है 50%, प्रॉफिट दिया है और ये ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को क्या मानेंगे हम 100। जब ऑन सेल रहेगा सेल को 100 मानते हैं, ये 150 हो जाएगा। हमें सेल वैल्यू मालूम है 18 लाख है। प्रॉफिट निकाल दो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर जीपी मुझे मिल गया फिर प्लस प्लस करके मैं बैलेंस शीट का निकाल सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक आराम से। तो यस इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो सर 18 लाख, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सुनील से बोल रहे से नहीं करने का, क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए। सर ये किधर गया किधर गया किधर गया? यस 18 लाख मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 150 कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा? 6 लाख। तो 6 लाख आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। आप क्या कीजिए बैलेंस शीट फिगर निकालिए। देखो ट्रेडिंग में ओपनिंग आ गया, परचेस आ गया, जीपी आ गया, सेल्स आ गया, तो बचा हुआ क्या रहेगा तुम्हारा? डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। चलिए तो 11,90,000 प्लस 3,30,000 प्लस 6 लाख, ये बनता है जो है 21,20,000 माइनस माइनस 18 लाख, तो ये आ रहा है 3,20,000 है क्या आंसर? हाँ है ना, ए वाला 12 का ए, 12 का ए 3,20,000। समझा कॉन्सेप्ट? समझा कॉन्सेप्ट? इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी कर सकते हो बट समटाइम गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के जस्ट ड्रॉप किया और काम खत्म कर दिया, इजी हो जाएगा। ठीक है चलिए 13 पे आ जाओ। 13 पे आ जाओ सर। व्हेन अ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट द प्रॉफिट ऑन सेल इज सर 20%। 20% चाहिए तो मैं इसका लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जस्ट गिव मी सेकंड। ये जो है आपका जिसको याद रखना याद रख सकता है, अदरवाइज वो आईपी इज इक्वल टू सेल प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला फॉलो कर सकता है। ये मैंने लिखवा के दिया था।
इधर है नोट्स में, हाँ ये देखिए, ये देख सकते हो ऑन कॉस्ट 50 रहेगा तो ऑन सेल कितना रहेगा, या फिर ऑन सेल 25 है तो भाई इतना कितना रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, कहीं लिख के रख सकते हो। चलिए 14 पे आ जाओ सर, 14 पे आ जाओ। टेलरा कंपनी हैड 21 बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री है, 24 एंडिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पूरे साल भर का सेल्स 1,60,000 है, परचेस 80,000 है, रिटर्न्स 5,000 है, फ्रैक 6,000 है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है, सिंपल सीओजीएस का फॉर्मूला, सीओजीएस निकालेगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज सीओजीएस पता करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग होता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? बिगिनिंग इन्वेंट्री दैट इज 20,000 है। परचेस दिया है क्वेश्चन में, हाँ जी दिया है ना। परचेस देखो 80,000 का परचेस है, उसमें रिटर्न 5,000 माइनस होगा और उसको खरीदने के लिए लगा है खर्चा 6,000 रुपए का, मतलब 80,000 माइनस 5,000 का रिटर्न प्लस 6,000 का एक्सपेंडिचर, तो टोटल परचेस कॉस्ट हो गया 81,000। ओके और सर क्लोजिंग जो है हमारा 24,000 है, 24,000। इसको सॉल्व कीजिए, शायद आपको आंसर मिल जाना चाहिए। 20,000 प्लस 81,000 माइनस 24,000, तो ये आ रहा है 77 है क्या? हाँ है ना सर। 14 का सी, 14 का सी, 14 का सी सर। आगे बढ़ते, द अकाउंट रिसीवेबल, अरे अकाउंट रिसीवेबल पैसा मिलने वाला है, मिलने वाला है, कहाँ आता है, कहाँ आता है सर? पैसा मिलने वाला है तो बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है ना, एनआरवी बोलते हैं उसको हम लोग, उस दिन जितना जो वैल्यू बन रहा है वो रिकॉर्ड होता है सर। नेट रियलाइजेबल कहाँ पे है ना, बी वाला, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 15 का बी, 15 का बी। 16 पहुंच गए सर। क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस विल नॉट कैरी टू द नेक्स्ट, अच्छा कौन सा वाला अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते सर। सर रेंट पेड इन एडवांस, हमने अगले साल का अभी पे किया, डेफिनेटली वो वाला कैरी फॉरवर्ड होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सर सैलरी पे करना बाकी है तो वो भी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले साल पे किया जाएगा। सर क्लोजिंग, डेफिनेटली सर इस साल का कैश बैलेंस क्लोजिंग वाला अगले साल का ओपनिंग होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। कंसल्टेंसी फीस पेड है, ये तो नॉमिनल वाला पार्ट है सर, नॉमिनल वाला, और नॉमिनल वाले पार्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, पेड हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। बहुत वाले बच्चे बोलेंगे सर रेंट भी तो नॉमिनल पार्ट है। अरे एक मूर्ख इंसान, मेरे काले मेरे पीले, रेंट इज अ नॉमिनल, आई एग्री, बट रेंट पेड इन एडवांस वो नॉमिनल नहीं, वो पर्सनल होता है, याद करो। यस पर्सनल और रियल की चीजें जो होता है आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ईयर में, लेकिन नॉमिनल का नहीं होता, भूलना नहीं सर। ओके तो इसका आंसर है कंसल्टेंसी वाला फीस। 17 में आगे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रिपरेशन क्यों करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए? आपको बताया था मैंने, रिजल्ट जानने के लिए, रिजल्ट। अब रिजल्ट में दो क्वेश्चन दिख रहा है, बी और सी का कहा था ना यार, हमेशा आपको जिंदगी में दो पसंद आए एमसीक्यू के आंसर, और आपको सिलेक्ट ए वन करना रहेगा बेस्ट जो अप्रोप्रिएट होगा। देखो पहला बी वाला क्या बोल रहा है, टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड। अगेन बैलेंस शीट जैसा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट लॉस को क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन लिखते हैं क्या? नहीं, मतलब इसका पत्ता कट गया सर और अपना आंसर हो गया B1। 17 का B1 है, तुमको समझते हैं ना रे? देखो 17 एमसीक्यू करा दिया, 17 मतलब खतरा था, और ऐसे ही एमसीक्यू तुमको पूछ देंगे 2 मार्क के लिए और तुम खतरे में फंस जाओगे, तुमको बहकाएंगे एज ऑन फॉर में और तुम उसे बहक जाओगे। तो बहकना नहीं है। कब नहीं बहकोगे? जब मेरा लेक्चर ध्यान पूर्वक देखोगे, यहाँ वहां चीजें इग्नोर करके, जो आया हुआ नोटिफिकेशन को हटा करके, हेलो हाय बाय बाय वाले दोस्तों को साइड में करके, अदरवाइज बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द एग्जाम। समझेगा ही नहीं, एज ऑन फॉर में सब सेम तो लगता है अपने को, टिक मारे कोई भी आ जाएगा और मार्क्स भी तब बबूल कर देगा। सो इसलिए फोकस रखिए। भले पेरेंट्स बुला रहे हैं, उनको बोल दो मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी काका काकी थोड़ा ठहरो, हमें करना है ऑब्जेक्टिव पार्टनर सर का, वरना एग्जाम में 6 मार्क्स चले जाए। तो यहाँ ध्यान। चलिए फिर आगे बढ़ते सर 18 वाले पे। और अब तक लाइक नहीं किया तो सच में तुम लोगों को पाप लग जाएगा। ऐसे नहीं करो, लाइक कर लो इस वीडियो, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हें 10 सेकंड भी नहीं लगेगा सिर्फ एक वीडियो को लाइक करने के लिए, और तुम इतना कंजूसी कर रहे हो।
हाँ इतना कंजूसी कर रहे हो, गलत बात है यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ओके चलो, प्रीपेड एक्सपेंस सर फिर से आया क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंस हमने एक्स्ट्रा पे किया जो हमारा कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग अलग तरीके से पूछे लो। पहले पूछा प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, फिर क्या होता है, अब पूछा है प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नॉट वर्ड दिया है। ये एनओटी बड़ा घुमाता है, ध्यान रखना, नॉट वर्ड दिया है, कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पहला प्रॉफिट एंड लॉस सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट होगा डेफिनेटली। हम जो मान लो कि सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी में से माइनस करते हैं, रिफ्लेक्ट तो होगा सर। कैश बुक में भी रिफ्लेक्ट होगा कि हमने एक्स्ट्रा पे किया, पैसा गया बोल के। बैलेंस शीट में भी दिखेगा सर कि हमारा एसेट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, आप जब ग्रुप 1 में अगर होंगे या ग्रुप 1 में जाने वाले होंगे तो वहां पे इन डिटेल पढ़ोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश आया कैश गया बिकॉज ऑफ सम रीजन वो रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे एसेट लायबिलिटी वाले पार्ट चीजें आती है, तो ये वाले पार्ट में नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्री इनकम नहीं आना, ध्यान रखना। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द एमसीक्यू नंबर 18 जो सितंबर 14 में पूछा गया था, सितंबर 14 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े सर 19th वाला, ये वाला हमने अभी किया, नेटवर्थ इज द एक्सेस ऑफ, नेटवर्थ इज द एक्सेस ऑफ मतलब डिफरेंस किसके बीच में होता है। हमने देखा था टोटल एसेट माइनस जो भी हमारे करंट लायबिलिटीज रहेंगे, क्योंकि फिक्स लायबिलिटी और करंट दो डिफरेंस होता है। फिक्स मतलब सर हमारे ओन वाले, करंट मतलब बाहर वाले। तो सर 19 का हमारा जो रहेगा, सॉरी ये वाला बी वाला है ना, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, मेरा ये ऑप्शन नहीं रहेगा, है ऑप्शन। इन दोनों में अगेन आपको कंफ्यूजन होगा तो ध्यान रखना, टोटल एसेट ओवर टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट में से जितने भी टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमारा नेट वर्थ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेट वर्थ मिल जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 20 तरफ। एज पर द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, कौन कौन क्रिएट कर सकता है अपने सारे प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट हम निकाल के साइड में रखते हैं अगर सीक्रेट रिजर्व, तो कौन कौन कर सकता है, हर कोई कंपनी कर सकता है ये। तो यस सर, बैंकिंग भी कर सकता है, इंश्योरेंस भी कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी कर सकता है, मतलब ऑल ऑफ द आंसर रहेगा डी रहेगा, 20 का डी आंसर बनेगा सर। 21 which one of the following is not true with regard to preparation of profit and loss account? कौन सा नॉट बोला, क्या नॉट अगेन जो जो प्रॉफिट एंड लॉस के फीचर से जुड़ता नहीं है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। चारों स्टूडेंट पढ़ो, मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन हमने रिसेंटली अभी किया सर, उल्टा चले। नेट प्रॉफिट इज डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट लॉस इज नॉट एब्सोल्यूट, ऐसा थोड़ा ना भाई, एब्सोल्यूट होता है वो सही होता है, डी वाला तो नहीं बनता है। नेट प्रॉफिट आर असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट भी होता है, मतलब डी भी होता है, सी भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, हाँ प्रॉफिट लॉस में सिर्फ फाइनेंशियल चीजें रिकॉर्ड होता है, नॉन फाइनेंशियल, तो ये भी फीचर्स है प्रॉपर। और ए वाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट फिर वही बनना चांस, देखते हैं फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड हेंस इट इज अ इंटरिम स्टेटमेंट। नहीं ऐसा नहीं है भाई, इंटरिम स्टेटमेंट नहीं होता ये, नहीं, ए वाला आंसर बनेगा 21 का। ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका पूरे साल भर का बनता है और कोई इंटरिम स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका अकाउंट होता है, स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट होता है सर हमारा। ए वाला आंसर तुम्हारा बनेगा। ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट एंट्री कैन बी फॉर द फॉलोइंग दिस रीजन। अच्छा बोल रहा है सेल्स अकाउंट होगा, देखिए सेल्स अकाउंट है, मुझे बताइए सेल्स अकाउंट जो होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सोच के बताना, बहुत मारूंगा। तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस, क्या सेल्स इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में जो हमारा बीडी अगर मान लो लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, ये बोल रहा है डेबिट साइड कब आएगा, डेफिनेटली जब सेल्स कम होगा। तो सेल्स कब कम हो सकता है, जब सेल्स रिटर्न होगा सर, रिटर्न मतलब हमने बेचा था वापस आ गया, तो सेल्स कम हो गया तो डेबिट में आएगा। याद करो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में आता है जनरल एंट्री में, तो उसके वजह से डेबिट आ सकता है। डिस्काउंट देंगे तो भी डेबिट में आ सकता है सर, तो ए और बी दोनों रीजन है, तो बोथ वाला आएगा। एडिशनल सेल्स से नहीं आएगा, एडिशनल सेल्स तो हमारा सेल्स बढ़ रहा है तो सेल्स वापस से क्रिएट होगा, इन दोनों के रीजन की वजह से क्या होगा, हमारा सेल्स कम हो रहा है तो डेबिट में आएगा सर। तो आंसर रहेगा सी, आंसर सी, ठीक है। 23 पे आ जाओ। गुड्स वर्थ ₹10,000 का हमने परचेस किया बी से, और ट्रेडर ने हमें 500 रुपये का डिस्काउंट दिया और साथ में 5% कैश डिस्काउंट भी, इमीडिएटली पेमेंट इज मेड। तो परचेस अकाउंट कितने से रिकॉर्ड होगा, देखो यार आप पेमेंट कैसे भी करो, पहले परचेस कितने से रिकॉर्ड होगा समझो। अभी इसका एंट्री क्या होना चाहिए, सर आपने परचेस किया है, परचेस को डेबिट करोगे, ट्रेड डिस्काउंट उसमें इंक्लूड होता नहीं है, फिर आपको कैश डिस्काउंट मिला है सर, तो 2 आप पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट और 2 डिस्काउंट अकाउंट आएगा।
तो परचेस अमाउंट कितने से आएगा, आपने परचेस कितना किया है 10,000 का, डिस्काउंट कितने का मिला है सर आपको, सिंपल सा 500 का, काम ही खत्म हो गया, 9,500 आना चाहिए सर। क्योंकि परचेस का 10,000 का, डिस्काउंट 500 का, माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ परचेस, उतना रिकॉर्ड करना, तो बस उतना ही पूछा था क्वेश्चन, हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब परचेस 90,000 का, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है 20% सेल्स, तक क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। सेम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, सेम ट्रेडिंग बना दो, 90,000 का परचेस है, सेल्स 80,000 का है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल डायरेक्ट है, 80,000 का सेल्स है, उसका 20% बनता है सर 8,000, दैट इज 16,000 तुम्हारा प्रॉफिट बनता है। हमें क्लोजिंग स्टॉक जाना, दैट इज बैलेंस फिगर अगेन, तो ये 1,06,000, 1,06,000 में से 80 माइनस कर दो, 1,06,000 माइनस 80 कर दोगे तो आपका आंसर 26,000 आंसर है क्या, हाँ सर है ना, 24 का बी, 24 का बी बराबर है क्या, बराबर है क्या, आई मीन सॉरी डी 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 डी। कैसा इंसान है देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी बहक रहा हूँ, मैं भी बहकता हूँ तुम्हारे चक्कर में। अरे 24 का डी है ना, मैं देखो टिक किया डी में, बट बोल रहा हूँ बी। तो ऐसी गलतियां हम जैसे इंसानों से भी हो सकती है, तो कृपया करके आप भी ध्यान दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़े सर, 25 बताइए आंसर क्या होगा, ध्यान से सोच सोच के बताइएगा। ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस में जो होता है सर, हमारा क्या क्या रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में सर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, याद करो, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंडिचर, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस एक्सपेंडिचर। तो बोल रहा है एंट्रेंस पेएबल ऑन डिवेंचर, कौन सा किसमें किसका हिस्सा है, इन शॉर्ट 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए मुझे किसमें हिस्सा है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करे ना, कोई ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर है, ना कोई ऑफिस का, तो बचा किसका, फाइनेंस है क्या, है क्या। अच्छा वैसा कुछ नहीं है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट सर, एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से हम कम करते हैं, बरोबर ना, इंटरेस्ट पे करना बाकी है, जो मेरा प्रॉफिट कम करेगा, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड नहीं होता, ये भी नहीं है, बी वाला आंसर बनना चाहिए सर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हम प्रॉफिट कम करेंगे, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट के अगेंस्ट तो लिखते हैं हम लोग, बराबर, डेबिट लिखते हैं ना प्रॉफिट में, वो वाला पार्ट बोल रहा है वो। देखो चीजें वही है, वर्ड घुमा फिरा के पूछते हो और कुछ नहीं। 26 तक पहुंच गए भाई, 26 तक, जल्दी 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 चलो आगे। गुड्स वर्थ ₹5 का सप्लाई किया, एक्स को इनवॉइस प्राइस 20% अबव कॉस्ट, अलाउ का 10% ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे, तो सेल अमाउंट जाना है, कोई घाई नहीं। पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्रॉफिट, जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। हमारा कॉस्ट वैल्यू 5,000 का है, और तो लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं सर। आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्लस की बात कर रहा है, तो कॉस्ट तुम्हारा 100 हो गया और आईपी तुम्हारा 120 हो गया, बरोबर है। अब मुझे सर 5,000 का मेरा बोल के दिया, गुड्स वर्थ ₹5,000 सप्लाइड, 5,000 का हमारा कॉस्ट वैल्यू है, तो मुझे सेल वैल्यू पहले पता करना है। सर 5,000 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो मुझे मिल गया 6,000, तो 6,000 का सेल वैल्यू है, लेकिन इसमें से 10% डेंट डिस्काउंट माइनस है। मैंने 6,000 पे क्यों लिया, ये क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस 6,000 है और 10% माइनस करो, तो 6,000 माइनस 10% करने में सर सिंपल सा 5,400 आंसर। 26 का ए बनना चाहिए आंसर, 26 का ए आंसर बनना चाहिए, 26 का ए आंसर बनना चाहिए। 27 पे आ जाइए, 27 पे आ जाइए, आ जाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं लिखा जाता है, फाइनेंस में क्या नहीं लिखा जाता है सर। एसेट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, डेफिनेटली सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी वाले पार्ट, वही सिर्फ मॉनेटरी वाला पार्ट ये तो लिखा जाता है। लाइबिलिटी भी मॉनेटरी वाला हाँ लिखा जाता है। ओनली एसेट एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी, सिर्फ एसेट नहीं, लाइबिलिटी भी कभी, मतलब एसेट और लाइबिलिटी दोनों का नॉन मॉनेटरी नहीं लिखा जाता है सर, ये नॉट ही बोला है ना, तो ये बन सकता है, बट ओनली वर्ड के वजह से नहीं बन सकता, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी दोनों का नॉन मॉनेटरी नहीं आ रहा, सिर्फ एसेट का ऐसा नहीं। हाँ ये देखो दिया पे, एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों भी नॉन मॉनेटरी में नहीं आता, आंसर बनेगा डी वाला, डी वाला, समझा कॉन्सेप्ट। सी और डी फर्क समझा, देखो ना हमेशा दो में से सर बेस्ट सिलेक्ट करना होता है, तो एसेट सिर्फ इसमें एसेट दिया, इसमें एसेट लाइबिलिटी दोनों दिया, दोनों का नॉन मॉनेटरी पार्ट रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ मॉनेटरी ही रिकॉर्ड होता है, इसका आंसर रहेगा डी वाला। चलो पहुंच गए मार्च 16 में। ए परचेस किया फॉर्म कॉस्टिंग 1 लाख का, इसको थोड़ा साइड में रखता हूं मैं, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन ही आंसर गड़बड़ लग रहा है मुझे। वैसे तो इसका आंसर 28 का है ना, 28 का आंसर जो 1 लाख का सेल किया हमने, कॉस्टिंग 50,000 का था, तो डिफरेंस 25। ट्राई करता देखो बताता हूं मैं सर, जीपी रेशियो में निकाल दूंगा मैं, जीपी रेशियो पहले क्वेश्चन समझाता हूं मैं, क्वेश्चन समझाता हूं। 1 लाख का सोल्ड वैल्यू, 1 लाख का कॉस्टिंग वैल्यू था, जिसमें से हमने 50,000 का चीज 75 में सोल्ड कर दिया।
मतलब 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर बचा हुआ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, 1 लाख में से अगर हमने 50,000 का बेच दिया मतलब बचा है और 50,000, उसको हम लोग क्या करने वाले, सेम ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ होगा ना रेशियो, उस जीपी से हम लोग 20% माइनस करके अमाउंट सेल करेंगे। तो हमें टोटल सेल निकालना, देखो समझाता हूं, मैं ट्राई करता हूं समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। देखो पहले जीपी रेशियो निकालता जो हमारा इस सेल्स के अकॉर्डिंग है। जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ है 25,000 का, क्योंकि कॉस्ट 50 का था, बेचा 75 में, डिवाइड बाय सेल, सेल कितने का है सर 75 का, मल्टीप्लाई 100 कीजिए, 25 डिवाइड बाय 75,000 मल्टीप्लाई 100 करने पाता है 33.33%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम जो भी बेचेंगे ना 20% कम करके बेचेंगे आगे वाला बचा हुआ सेल, तो -20%, तो ये बन जाता तुम्हारा 13.33% में हम सोल्ड करने वाले, बराबर है, 13.33% में हम सोल्ड करने वाले। अब ये जो है ये ऑन सेल है, ऑन सेल है, तो सर आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे मालूम है कि जो प्रॉफिट है वो 13.33 ऑन सेल है, तो सेल को 100 माना मैंने, और कॉस्ट भी कितना हो जाएगा सर 100 माइनस 13.33, ये 86.66 हो रहा है। ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, मैंने पहले जीपी रेशियो निकाला, जीपी में से 20% उसने कम बोला परसेंटेज, तो 13.33 ऑन सेल बोला मैंने, तो हम लोग आगे आईपी पे, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रॉफिट मालूम है 13.33 ऑन सेल है, सेल को 100 माना, कॉस्ट यहां लिख दिया। अब ध्यान दो 1 लाख में से 50,000 का खेल हो चुका है, बचा हुआ 50,000 के बारे में बात करना है, तो 50,000 जो कॉस्ट वैल्यू है वो कॉस्ट में लिखूंगा मैं 50,000। मुझे जानना क्या है सर, टोटल सेल जानना है, एक सेल तो मुझे मालूम है 75 का है, अब ये सेल मुझे मालूम पड़ गया, तो ये सेल और ये सेल को प्लस करूंगा, मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए कीजिए कीजिए, 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 86.66 इक्वल, तो ये आ रहा है कितना रे, रॉन्ग क्या मैंने कुछ, 50,000 राइट है ना, 100 माइनस 13.33 इक्वल 86 बराबर है, 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 87% ऐड लेता हूं मैं, तो ये आ रहा है 57,471, ये मुझे मिल गया मेरा ये वाला सेल 57,471 पॉइंट समथिंग है, प्लस मेरा 75,000 का अदर सेल्स है, ये कुछ आ रहा है 1,32,471 के आसपास। तो 28 का जो अप्रोप्रिएट आंसर बनना चाहिए, 28 का जो बनना चाहिए मेरे हिसाब से ए वाला बनना चाहिए, कि उसके नियरेस्ट अमाउंट आ रहा है पॉइंट के आंसर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मैंने इसको साइड में रखा हुआ है, इसमें बाद में अच्छे से देख करके डिस्कशन करके तुमको बताता हूँ, बट ये कुछ इस तरीके से आंसर निकलेगा, इस तरीके से आंसर निकलेगा, मैं भी शायद कुछ कैलकुलेशन पढ़ा, बट ऐसे ही कुछ आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 70 तरफ, मार्च 70 तरफ सर प्रीपेड एक्सपेंस आता है। देखो फिर से आया यार, फिर से आया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में आएगा सर, कॉस्ट लेस पोर्शन होता है, मतलब क्या, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे मालूम पड़ेगा, आपका जितना एक्चुअल खर्चा है माइनस आपका इतना एक्सपायर, जैसे मालूम कि आपने 1,000 पे किया है, ठीक है, और इस तरह खर्चा सिर्फ आपका 800 बनता है, तो 1,000 में से एक्सपायर कितने का हो गया, 800 का हो गया, मतलब 800 का यूज हो गया, तो बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा तुम्हारा, प्रीपेड कहलाएगा। तो वही सेंटेंस आएगा, कॉस्ट लेस एक्सपायर्ड पोर्शन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ नहीं होता, करंट कॉस्ट कुछ नहीं होता सर, बचा सिंपल से ये कॉस्ट आपने कितना खर्चा किया माइनस कितना करना चाहिए था, डिफरेंस अमाउंट क्या रहेगा तुम्हारे लिए, प्रीपेड कहलाएगा सर। नेक्स्ट वन, व्हेन अ फिक्स एसेट इज ऑब्टेन एज अ गिफ्ट, जब हमें कोई फिक्स एसेट मिलता है एज अ गिफ्ट, तो वो हमारे लिए सर एक तरह कैपिटल रिजर्व कहलाता है, ध्यान रखना गुडविल नहीं कैपिटल रिजर्व कहलाता है, हमारे लिए कैपिटल रिजर्व कहलाता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहेगा एज अ फिक्स एसेट सर। ठीक है, हम खरीदते तो उसको फिक्स एसेट लिखते हैं, बट हमें एज अ गिफ्ट मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व कहेंगे। ध्यान रखना जब कभी कोई गिफ्ट तुम्हें एज अ मिले फिक्स एसेट का कंटेंट, तो वो तुम्हें कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड करना होता है आपके बैलेंस शीट के अकाउंट। ओके, सेल दिया 8 लाख का, 25% प्रॉफिट है, मार्कअप रेट मतलब प्रॉफिट है तुम्हारा 25% ऑन कॉस्ट है, हमें निकालना है व्हाट वुड यू वैल्यू ऑफ, सिंपल सा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सिंपल है, सिंपल देखो, सिंपल देखो, सिंपल कैसा, अगेन आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को मान लिया हमने, तो ये 125 हो गया सर। ओके, सेल दिया है 8 लाख का, वी वांट प्रॉफिट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए 8 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 125 कीजिए,
8 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125, आंसर है 1,60,000, 1,60,000, 31 का बी, 31 का बी। चेक कीजिए राइट आ रहा है क्या, राइट आ रहा है क्या? जल्दी से 20 क्वेश्चन आओ तो बचा अपने 20 क्वेश्चन, और लगभग अपने को जो है जा चुका है सर 38 मिनट, बराबर। आने वाले 20 मिनट के अंदर अपना ये भी खत्म हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी हमारा काम चल रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस वाला पार्ट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम एक तरह का असेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, हो गया होता तो उसको फिक्स एसेट कहता हमें, बट उस पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो जब खत्म हो जाएगा मेरे लिए एसेट ही कहलाने वाला है, इसलिए मैं अभी से भी इसको एसेट में ही कवर करूंगा, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस करके। तो यस, वो भी एसेट का पार्ट ही है सर। आगे ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है? देखिए, जितने का सेल्स किया माइनस आपका सीओजीएस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ऐसा कुछ? हाँ है सर, आपने जितने का सेल किया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पीएटी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, डिविडेंड ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड ऐसा कैसे निकाल सकते तुम लोग? सिंपल सा लॉजिक लगाना, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकलता है? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग मतलब सारे सेल्स इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनकम मतलब बड़ा इनकम नेट सेल से सीओजीएस, नेट सेल से सीओएस माइनस करने के बाद सर। ये भी कभी कभी समझता लगता है कि ये दोनों राइट है, बट ये राइट नहीं है, ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स दोनों अलग चीजें होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बनाने में लगने वाला खर्चा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स में सारे एक्सपेंडिचर हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, तो फॉलोइंग इज आर फिक्स एसेट, कौन सा वाला पार्ट है फिक्स एसेट का? सर, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट का पार्ट होता है। अब कंफ्यूजन अगेन, दो पसंद आया है सर, दोनों में से सिलेक्ट करना एप्रोप्रिएट वाला। तो फिक्स डिपॉजिट इन बैंक और पैटेंट समझा दो थोड़ा मैं आपको। डेफिनेटली पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल इज आर दी आवर फिक्स एसेट। लेकिन सर काफी बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो हमारा फिक्स एसेट है, यू आर दी रॉन्ग स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ईयर नहीं बताया गया। हमें मालूम है कि फिक्स डिपॉजिट आपका 1 साल का भी होता है, 1 साल से कम का भी होता है, 1 साल ज्यादा का भी होता है, तो यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर हम लोग इसको फिक्स एसेट में कवर ना करेंगे, और मेन प्रॉपर आंसर एप्रोप्रिएट सही सिलेक्शन होगा हमारा पैटेंट सर। तो यस, आंसर रहेगा C1, दैट इज पैटेंट। समझा कॉन्सेप्ट, डिफरेंस समझा? आगे बढ़े सर, क्योंकि अगर यहाँ पे ईयर दिया होता कंफ्यूज होता सर। ईयर दिया नहीं मतलब ये हम लोग करंट एसेट में ट्रीट कर दिए। 35 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वुड बी डीम्ड एज अ नो फ्लो। वेट, हाँ नो फ्लो बराबर है। हमने कैश रिसीव का डेटर से, सर हमने सेल किया था तो पैसा आया है, समझे? कोई डिफरेंस नहीं आया, तो एक लेन देन हो गया यहाँ पे, तो इसमें सर नो फ्लो आएगा। ठीक है, 35 का ए। 36 सर, जो टीडीएस होता है वो एसेट पे रिकॉर्ड होता है, हमारा टैक्स कटा है, हम आगे जाकर उसको क्लेम करके ले सकते हैं, इसलिए टीडीएस जो होता है हमारा एसेट पे रिकॉर्ड होता है, एसेट्स में। इंश्योरेंस हमने एक्स्ट्रा पे किया है सर, अगेन हमारा ये करंट एसेट में आता है, हमने पे किया है तो एसेट में आता है, एसेट फिक्स और करंट होता है। इंश्योरेंस पेड हमारा करंट एसेट का हिस्सा है, नॉट मोर देन 1 ईयर होता है ये। ग्रॉस प्रॉफिट सर याद करो कहाँ आता है, हमने हमारा प्रॉफिट अर्न किया, हमारे लिए इनकम तो नहीं कह सकता, फिक्स एसेट भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, डेफिनेटली करंट एसेट है। 38 का भी ए आएगा, 38 का भी ए है। ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट हमारे लिए करंट एसेट कहलाएगा। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट? सोचो इसमें से कौन कौन सा तुम्हारा करंट एसेट है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा है, वो एसेट नहीं सर, लायबिलिटी कहलाएगा, तो ये तो नहीं है। यस, स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है सर। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, यस सर, ये भी हमारा करंट एसेट होता है। अक्रूड इनकम मतलब पैसा जनरेट तो हुआ है बट मिलना बाकी है, मतलब मिलेगा, मेरा पैसा किसी और के पास है, तो यस सर ये भी मेरा करंट एसेट है। डेटर्स, हमने किसी को सामान बेचा है, उससे पैसा अगेन मिलना बाकी है, तो यस सर ये भी एसेट है। मतलब 2 3 4 5 हमारे एसेट से करंट एसेट है, जो कि ऐसा कोई है क्या? 2 3 4 5 मतलब सर आंसर रहेगा डी वाला, 39 का रहेगा डी वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटी है 2 मार्क के लिए, ध्यान रखिएगा। जून 16 का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझ लीजिए आप लोग। आगे बढ़े सर।
विच ऑफ दिस नॉट ऑपरेटिंग इनकम। देखो ऑपरेटिंग इनकम में कोई, अब पहली बात समझो, ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमारे बिजनेस को लगने वाले, रेगुलर काम में लगने वाले खर्चे को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो हमारा काम है उसको बेच के कमा, जैसे कि ये पेन बेचना मेरा काम है तो गुड सोल्ड, सेल्स इज आवर ऑपरेटिंग इनकम। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब सेल्स के अलावा जो भी पैसा आया रहेगा वो नॉट ऑपरेटिंग, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव एंड ऑल। तो सर पहला हाँ ये देखो ना, नॉन, अपने को क्या चाहिए सर, नॉट ऑपरेटिंग दैट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये और नहीं आएगा, ऑन आएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी सर, एफडी पे इंटरेस्ट मिला, ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम है, पैसा तो आ रहा है बट ये ऑपरेटिंग वाला नहीं, नॉन ऑपरेटिंग, अदर देन सेल्स वाला कोई पैसा मिला जो प्रॉफिट एंड स्टेट में आता है ना, दिस ऑल आर दी नॉन ऑपरेटिंग इनकम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो होता है हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एज अ इंटेंजिबल एसेट सर। ये क्या बोल दिया सर आपने, हाँ जी सर, ये क्या होता है जब हमने R&D किया, R&D का एक्सपेंडिचर होता है वो कभी भी एक ही साल में उसको हम एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको हम हर साल में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते जाते हैं, तो वो जब तक खत्म होता तक हमारे बैलेंस शीट के असर में दिखता है। उसका रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होता, आई डेफिनेट नो वेरी नो वेल सर, कि उसका रीसेल वैल्यू निकल ही नहीं सकता, एक्सपेंडिचर है वो, लेकिन इसको हम दिखाते हैं, ठीक है ओके। डैश इज द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल खर्चा कौन सा, ऊपर था याद है, ऊपर था याद है फाइनेंशियल पार्ट सर, फाइनेंशियल मतलब जैसे इंटरेस्ट वाले पार्ट हमारे फाइनेंशियल के पार्ट होते हैं। और सर ये देखो इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट मतलब उधारी लिए हुए चीजों पे इंटरेस्ट भरना, इंटरेस्ट ब्याज होता है सर जो फाइनेंशियल का हिस्सा। यस सर नो। मैन्युफैक्चर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं बता दीजिए भैया, मैन्युफैक्चर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं सर, हम जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना हुआ है वो पता करने के लिए बनाते हैं। 43 का सर, ये देखो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, बी, बी अगेन यहाँ पे ना बी और सी मुझे दोनों सही लगता है, दोनों सही, बट हमें चॉइस तो सब उसे करना है ना जो हमारे लिए बहुत सही, जो हमें 2 मार्क्स देखे जाए। मेरे को मैं यहाँ बात करूँगा कहाँ चले जाते हो, सुनो यहाँ पे भले ही 2 पसंद आएगा बट दोनों में सर चॉइस उन्होंने करना है जो हमारे जिंदगी के लिए सही हो सर, हमारे एग्जाम के लिए सही हो सर। अब यहाँ देखो हम मैन्युफैक्चर अकाउंट क्यों बनाते हैं सर, लिखा है असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। मैन्युफैक्चर अकाउंट से हम क्या मिलता है कि मैन्युफैक्चर गुड्स से कितना कॉस्ट लगा है सर, और ये टू शो द सेल प्रोसीड, भाई सेल की बात है कि सेल में तो बहुत सारे खर्चे ऐड होने के बाद सेल अमाउंट आता है, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चर गुड्स का कॉस्ट मालूम पड़ता है, इसलिए बी आंसर रहेगा 43 का, बी आंसर रहेगा सर। 44 पे आते हैं, क्लेम अगेंस्ट कंपनी पेंडिंग इन कोर्ट केस, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल होता है हमेशा ये कंटीजेंट लायबिलिटी का, कोर्ट में केस चल रहा है 31 मार्च, आज आप क्या करें सर, तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली आंसर बता दें सर कंटीजेंट लायबिलिटी में आएगा। Which one of the following is not of finance statement? फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या कवर नहीं होता सर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। ट्रायल बैलेंस हमारा फाइनेंस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछ ले अभी तो भूलना नहीं कभी, ध्यान रखना, ठीक है आगे बढ़े सर। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शो इन, अगर तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में तुमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो तुम कहां लिखोगे सर एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट, लेकिन ट्रायल बैलेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट करना होता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आप बिना सोचे समझे, बिना अपने माथे पे जोर दिए गपचुप जाओ बैलेंस शीट के एसेट में रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि हम ऐसा ट्रीट करते हैं ट्रायल में दिया है मतलब सारे एडजस्टमेंट हो चुका है, खाली क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट के एसेट, ठीक है। तो यस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, 46 सी का आंसर रहेगा, 46 का सी का आंसर। गिन चुन के और कुछ क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा, फिर इंतजार खत्म होगा कि हम अपने फोन के यूट्यूब को बंद करें और अपने चैट हिस्ट्री को ऑन करें और बोले हाँ पांडा सर ने जो पकाया हमने पक लिया और 6 मार्क्स पा लिया, अब चल बता तू क्या बोलना चाह रहा था या चाह रही थी। बट तब तक इंतजार करो, छोटा सा और बचा है यार कुछ एमसीक्यू, वो मुझे खत्म करने दो, क्योंकि 6 मार्क का सवाल है, ये 6 मार्क तुम्हें कोई और नहीं देगा, सिर्फ मैं दे रहा हूँ, बट फिर भी तुम मुझे लाइक नहीं कर रहे हो, मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलत सवाल है, गलती आप लोग की, गलती सुधार लो, फटाक से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे सीएमए फ्रेंड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगेन वो डिस्काउंटेड बिल वाला, तो सर कंटेंट लाइब्रेरी कहलाएगा, बिल डिस्काउंट किया है तो डिस्काउंटिंग बिल जो होता है कंटेंट लाइब्रेरी के हिस्से में होता है सर, जब तक वो पेमेंट ना मिल जाए। मैन्युफैक्चर अकाउंट ऊपर देखा सर, अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर अकाउंट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पता करने के लिए करते हैं हम लोग। 49
सेम डिक्टो रिपीट है, ए वाला आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पेपर ट्रांजेक्शन, कौन सा पेपर ट्रांजेक्शन नहीं होता है? डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट और कैश तो सब कुछ पेपर ट्रांजेक्शन, बट डेप्रिसिएशन सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, इसे नॉन कैश आइटम बोल सकते हैं उसको में, तो पेपर ट्रांजेक्शन नहीं होता। मैन्युफैक्चर अकाउंट इज प्रिपेयर टू, अभी 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 इससे सेम दो आया था सर, तो इसका आंसर बी वाला, बी वाला। 52 व्हेन ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, प्रॉफिट मार्जिन दिया, हमें सेल्स पता करना है, वही नहीं ये शायद से अपने को हाँ मिल जाएगा। देखो ओपनिंग दिया 50,000 का, क्लोजिंग दिया 40,000 का, परचेज दिया 1,90,000 का, और जीपी 16.67 ऑन सेल है, बट सेल ही पता करना अपने को। तो क्या करूंगा मैं, सिंपल सा सर, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्लाई करता हूं, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा बॉस। हाँ एक तरीका है, एक तरीका है सर, COGS इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस, आई मीन ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो सर ओपनिंग हमारे पास है 50,000 का, परचेज से हमारे पास 1,90,000 का दिख रहा है क्या, थोड़ा साइड में हो जाओ, 1,90,000 का, माइनस क्लोजिंग भी है 40,000 का। मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे पहले कॉस्ट मिल जाएगा, फिर इस कॉस्ट को आईपी इज इक्वल टू सी प्लस पी पर अप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा सेल्स मिल जाएगा सर। तो सर ये निकालिए 50 प्लस 1,90,000 240 माइनस 40 करने पे 2 लाख का कॉस्ट मिल रहा है। तो अभी आईपी इज इक्वल टू सी प्लस पी 16.67 ऑन सेल है, तो सेल 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस 16.67 करने पे 83.33 आ रहा है सर, बराबर। और मुझे कॉस्ट मालूम पड़ेगा 2 लाख का मेरा, मुझे सेल जानना है, तो कर दीजिए 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 83.33 कुछ 2,40,000 है क्या आंसर? हाँ है ना सर, 2,40,000 52 का ए। समझा क्या बोला मैंने? रिपीट कर दो एक बार, रिपीट कर दो, हाँ सर कर दीजिए। हम ठहरे मूर्ख इंसान सर, रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखो देखो सर, मैंने पहले ट्रेडिंग बनाया, तो ट्रेडिंग में तो कॉस्ट ही नहीं मालूम पड़ रहा था, 2 चीज गायब था, तो इसलिए क्या सीओजी का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो सीओजी में सर ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग दिया, परचेस दिया, क्लोजिंग दिया, इससे सीओजी मिल गया। अब मैंने आईपी का फॉर्मूला अप्लाई किया, मुझे कॉस्ट मालूम है, मुझे जानना सेल्स है, जानना सेल्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको सेल्स अमाउंट मिल गया, खत्म बात, और कुछ नहीं है। चलो AS9 ये याद करना पड़ेगा आपको, AS9 रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन सर, सी वाला। आखिरी क्वेश्चन बॉस, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 54 एमसीक्यू कवर हो गया। इसके अलावा आपके रिसेंट जो 2 पेपर हुए वो अच्छे से करके जाना, उसके भी एमसीक्यू वीडियो ऑलमोस्ट शायद से वीडियो अपलोड हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो भी तुरंत हो जाएगा, बट स्टिल तब तक जितने एमसीक्यू करवाते जा रहा हूं करते जाओ। इंटरमीडिएट के एमसीक्यू देखोगे तो भी चलेगा बॉस, क्योंकि लगभग सबके सिमिलर ही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, और 2 मार्क का वेटेज आपको भी है और उनको भी है, तो सेम टू सेम है, भूलने का नहीं, सारे करके जाओ, एक भी मौका मत दो सामने वाले का मार्क्स कट करने का या फिर खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करने का, अभी से करते जाओ। आखिरी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट पूछ रहा है, और सब देख सकते हो, सब कुछ COGS का फॉर्मूला है, COGS का फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया इन्होंने। देखो हमें मालूम है COGS का फॉर्मूला क्या होता है सर, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इसी फॉर्मूला को टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के दिया हुआ आंसर, आप मुझे इसमें से प्रॉपर आंसर निकाल कर दोगे। ध्यान रखना है आपको सारे प्लस माइनस वाले पार्ट, जैसे कि हो सकता है COGS माइनस परचेस प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, तो इक्वेशंस को तोड़ मरोड़ के बनाया हुआ है। अब आपका होमवर्क ये है कि इस कमेंट बॉक्स में भर देना है आपका आंसर, कि इससे जुड़ा हुआ प्रॉपर आंसर कौन सा है 54 में से, कमेंट करके बताओगे, ताकि समझेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन बच्चों ने एंड तक देखा होगा उनको एक क्वेश्चन मिला रहेगा, और वही बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं समझेगा कौन सा बच्चा स्टार्ट टू एंड तक देखता है, कौन सा बच्चा बीच में छोड़ के भाग जाता है। बीच में छोड़ के भागने वालों रखना, 6 मार्क नहीं मिलेगा तुमको, बड़ा पाप लगेगा तुमको, ये पाप बड़ा भारी पड़ेगा, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स हमने ये लगभग हमारे 54 क्वेश्चन कर लिए, लगभग 4 से 6 मार्क के एमसीक्यू कवर कर लिए। अब मिले कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।